IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैश नाउ का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को देखेंगे, क्योंकि दोनों आंदोलन एक साथ हुए थे, तो दोनों को एक साथ देखना है, उनका संबंध कैसे है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें गांधी का क्या रोल था और इसने इतिहास में क्या भूमिका निभाई है। डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 70 BPSC यूपी PCS में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और लगातार ये वीडियो आपको मिलता रहेगा जब तक जो है मॉडर्न इंडिया खत्म ना हो जाए। तो पूरे मॉडर्न इंडिया का वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग खिलाफत आंदोलन को देखेंगे। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, कारण क्या था और फिर इसका संबंध असहयोग आंदोलन से कैसे था, गांधी ने इसमें क्या भूमिका निभाई थी, इसको हमें अच्छे से देखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने अपने वादे के प्रतिकूल तुर्की साम्राज्य का विभाजन करके खलीफा पद समाप्त कर दिया, जिससे 1919 से 1920 में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तुर्की के जो तुर्की साम्राज्य था, जो उसके सुल्तान थे, वो पूरे इस्लाम जगत के क्या थे, खलीफा थे। और ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों से वादा किया था कि मैं जो है तुर्की के खलीफा के साथ कोई भी अपमानजनक कार्य नहीं करूंगा। उस वादे को तोड़ दिया और खलीफा को उनके पद से हटा दिया। और खलीफा पूरे इस्लाम जगत के जो है धर्मगुरु थे। तो पूरे दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए, तो भारत के मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलके, गांधी के साथ मिलके खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे खलीफा के समर्थन में, और खलीफा को पुनः पद पर बैठाने का हम काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा समय था जहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम डिटेल में चीज़ों को नहीं समझते हैं तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, क्योंकि अब क्वेश्चन का तरीका बदल गया है। अब हमें जो है केवल पॉइंटर से काम नहीं चलेगा जब तक हम डिटेल में इसको अच्छे से ना जानें। लिखा हुआ है कारण क्या है। अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, तो उसके कई कारण थे। पहला कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का जर्मनी को समर्थन और भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने हेतु किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का जो है, तुर्की ने किसका समर्थन किया था, तो जर्मनी का समर्थन किया, जिससे तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। भारतीय मुसलमान भी उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो भी जो है उनको धर्मगुरु मानते थे। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरुद्ध था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए यह आश्वासन दिया था कि तुर्की सुल्तान का सम्मान बनाए रखा जाएगा। यह वादा किया था उन्होंने। किंतु सेवर्स की संधि के तहत ब्रिटिश ने जब इस आश्वासन को भंग कर दिया और तुर्की साम्राज्य का राज्य का विभाजन कर दिया, अतः भारतीय जो मुसलमान थे, मुस्लिम समुदाय असंतुष्ट हो गए और ब्रिटिश के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो तुर्की के प्रश्न पर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण तुर्की के प्रश्न पर जो है एक खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू किया गया, भारत में। तो खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया है। उनको पुनः पद पे बैठाने, उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया। गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के अगले कदम के रूप में खिलाफत आंदोलन को समझा और इसी क्रम में कांग्रेस को भी ब्रिटिश के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने के लिए तैयार कर लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपको बताना है असहयोग आंदोलन, या क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको बहुत अच्छे से देखना है, इसको समझना है, क्योंकि इतिहास में ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो खलीफा के सम्मान, सर्वोच्चता और शक्ति की पुनर्स्थापना, यह उद्देश्य था किसका, खिलाफत आंदोलन का। खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार कर तुर्की का विभाजन रोकना। तो जो तुर्की का विभाजन किया गया है उसको रोकना था। खलीफा के पक्ष में जनमत इकट्ठा करना था, भारतीय जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था, क्योंकि अगर केवल मुसलमान जो है विरोध करेंगे तो उनकी संख्या कम है और हिंदू भी आ जाएंगे, कांग्रेस भी आ जाएगी, तो जनमत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। खलीफा के अधीन इतना भूभाग हो कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। जंजीर तुल अरब किसे कहते थे, तो अरब
जो है सीरिया, इराक और फिलिस्तीन पर मुसलमानों की प्रभुत्ता बनी रहे, ये भी डिमांड किसकी थी, ये भी उद्देश्य किसका था, तो खिलाफत आंदोलन का। अब यहीं सबसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे और आप ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है, तो याद रखना अगर आपसे कभी पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन शुरू किसने किया था, तो अली बंधुओं ने शुरू किया था। दो भाई थे, तो 1919 में अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों लोगों ने मिल करके ही जो है क्या शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के जो सबसे प्रमुख नेता अगर पूछा जाए कौन है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली हैं। इन्हें हम इतिहास में अली बंधु कहते हैं क्योंकि दोनों सगे भाई थे। अजमल खान और मौलाना आज़ाद आदि के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। तो खिलाफत कमेटी बनाई गई। तो खिलाफत कमेटी में कौन कौन लोग थे, तो मोहम्मद अली, शौकत अली थे, अजमल खान थे और मौलाना आज़ाद थे, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के व्यवहार को बदलने के लिए दबाव बनाना था। ये खिलाफत कमेटी का यही उद्देश्य था। कमेटी का अधिवेशन जून जो है 1920 में इलाहाबाद में हुआ और अधिवेशन में स्कूल न्यायालय के बहिष्कार का निर्णय लिया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व तो सौंप दिया गया। तब दिल्ली में बैठक हुई खिलाफत आंदोलन की और दिल्ली की बैठक में गांधी जी को खिलाफत आंदोलन की बागडोर दे दी गई कि अब खिलाफत आंदोलन की बागडोर गांधी संभाले। अब गांधी संभालने से क्या होगा कि जो है उसका जनमत और बढ़ जाएगा। जनमत कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी शामिल हो जाएगी, हिंदू शामिल हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ब्रिटिश सरकार पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। ये जो है इसीलिए लोगों ने मिलकर गांधी को इसका नेता बना दिया। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और सरकार द्वारा जनरल डायर को निर्दोष करार दिया गया था हंटर कमेटी के द्वारा। तो हंटर कमेटी ने जो जलियांवाला बाग की जांच कर रही थी उसने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। तथा पंजाब के नरसंहार और खिलाफत के मुद्दे पर गांधी जी ने कांग्रेस को भी आंदोलन के लिए क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो कांग्रेस भी असहयोग आंदोलन के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में की, किंतु 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई। तो जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना अगर आपसे कभी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के समय जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उस दिन किस कांग्रेसी नेता की मृत्यु हुई थी, तो तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन खिलाफत आंदोलन का पतन कैसे हो गया, कमजोर कैसे हो गया, तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव में खिलाफत आंदोलन दब गया। तो असहयोग आंदोलन इतना ज़्यादा व्यापक हो गया कि खिलाफत आंदोलन अपने आप ही दब गया। तो इसके पतन में एक बड़ा कारण क्या था, असहयोग आंदोलन था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के पतन का दूसरा कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने तीव्र दमन चक्र चलाकर आंदोलन से जुड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का उदय हुआ जिसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। अतः 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तो खिलाफत आंदोलन पूछा जाएगा कब समाप्त हुआ, 1924 में समाप्त हो गया। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला या योगदान क्या निकला, तो इसका परिणाम यह निकला कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम वर्ग की भागीदारी बढ़ गई। इससे जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मुस्लिम नेताओं का एक गुट राष्ट्रीय आंदोलन का प्रबल समर्थक हो गया, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, अली बंधु, ये सब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। यह आंदोलन धर्म के मुद्दे पर आरंभ हुआ था, अतः आगे चलकर इससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला। ये भी एक बड़ा कारण था कि बहुत सारे मुस्लिम नाराज हो गए और उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में सहयोग करना बंद कर दिया क्योंकि खिलाफत आंदोलन दब गया। तो ये भी एक कारण हुआ कि जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी मिला। ये परिणाम किसका था, तो खिलाफत आंदोलन का था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और असहयोग आंदोलन को देखेंगे जो 1920 से 1922 तक चला था। असहयोग का मतलब ये होता है कि अब हम किसी भी क्षेत्र में आपका सहयोग नहीं करेंगे। पहले जो है कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में कहीं कहीं ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया गया था, जैसे सेना में भर्ती करने के लिए गांधी ने कहा था जो है प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया कि हम किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करेंगे, तो उसी को कहा गया असहयोग आंदोलन। परिचय पहले हम देखते हैं। लिखा है स्वराज की प्राप्ति हेतु, तो किसकी प्राप्ति के लिए, याद रखना जो है स्वराज की प्राप्ति के लिए ही गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या रखा गया था, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य गांधी ने या लक्ष्य क्या निर्धारित किया था, तो 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। तो स्वराज की प्राप्ति हेतु गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 से राष्ट्रव्यापी अहिंसक असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920
1920 को प्रारंभ हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये स्थगित कब हुआ, तो 12 फरवरी 1922 को। तो आपको ये दोनों डेट याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ और समाप्त कब हुआ। तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन बारदौली में महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। याद रखना, जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी ने तैयार किया था और प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन के 2 अधिवेशनों में पास किया गया था। एक अधिवेशन कैसा था, तो एक विशेष अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था और एक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना वो नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन 2 अधिवेशन में पास कराया गया था। किस प्रस्ताव को, असहयोग प्रस्ताव को। तो लिखा है प्रथम प्रस्ताव कब रखा गया, तो गांधी जी ने 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय कभी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कब बनाए गए, जब 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। प्रस्ताव रखा, हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या रखना, जब गांधी ने ये कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा तो उसका विरोध किसने किया, तो CR दास ने भी उसका विरोध किया विधायक का बहिष्कार के कारण। एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया, मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया, जिन्ना ने आदि के विरोध के कारण ये प्रस्ताव खारिज हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में, जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा था तो उसका विरोध किन किन लोगों ने किया था, तो CR दास ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था और जिन्ना ने किया था। इन लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कब हुई, मतलब दूसरा ये प्रस्ताव कहाँ रखा गया, नागपुर अधिवेशन में। CR दास द्वारा ये प्रस्ताव रखा किसने, तो याद रखना बाद में CR दास ने ही इस प्रस्ताव को रखा था, कहाँ पर, नागपुर अधिवेशन में। चक्रवर्ती विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में आयोजित, याद रखना नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जो है विजय राघवाचारी थे। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा गया जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब प्रस्ताव पहले विरोध किया था CR दास ने, लेकिन बाद में इन्होंने प्रस्ताव स्वयं रखा था और जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चक्रवर्ती विजय राघवाचारी ने इसको पास कर दिया। अतः इसके विरोध में एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और खापड़े जैसे जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट या जिन्ना कांग्रेस पार्टी को कब छोड़ा था, तो इन 2 लोगों ने किस समय छोड़ा था, असहयोग आंदोलन के समय, जब इसको नागपुर अधिवेशन में पास करा लिया गया तो ये लोग नाराज हो गए। तो असहयोग आंदोलन का विरोध कर रही थी एनी बेसेंट भी और जिन्ना भी कर रहे थे और बिपिन चंद्र पाल भी कर रहे थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए। तो जिन्ना भी इसी विरोध में थे और जिन्ना ने इसी समय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। फिर वो कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं बने, उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। ये बात अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिन्ना और एनी बेसेंट ने कांग्रेस पार्टी कब छोड़ी थी, तो जब असहयोग आंदोलन की पुष्टि हो गई थी नागपुर में, तो लोग नाराज होकर के जो है कांग्रेस को छोड़ दिया। लेकिन CR दास ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा था और बाद में इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था किसका, असहयोग आंदोलन का। कहां पर, तो नागपुर अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो विजय राघवाचारी थे। ये आपको अच्छे से याद रखना, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग असहयोग आंदोलन के उद्देश्य को देख लेते हैं। पहला उद्देश्य क्या था कि खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग करना और स्वराज की प्राप्ति करना। तो 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा किसने दिया था, गांधी ने दिया था। गांधी जी ने केसरी हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा करके 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी ने अपनी जितनी भी उपाधियां, जितने भी पदक थे, वो कब वापस किया था, तो असहयोग आंदोलन के समय में किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो याद रखना तिलक की याद में एक तिलक फंड बनाया गया, तिलक स्वराज फंड बनाया गया और यह निर्णय लिया गया कि इसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाएगा और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, चरखे में चरखा बनाया जाएगा। चरखे को पूरे भारत में वितरण किया जाएगा कि लोग जो है विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को पहने और उसको बढ़ावा दें, क्योंकि उसका लक्ष्य वही था। ठीक है, तो क्योंकि हमें असहयोग करना है, हमें किसी क्षेत्र में जो है उनका सहयोग नहीं करना है, इसलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और जो है स्वदेशी को अपनाने के लिए, स्वदेशी कपड़े को अपनाने के लिए 1 करोड़ रुपए जो इकट्ठा किया जाएगा, ये पैसा कहाँ खर्च होगा, तो चरखे में खर्च होगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे लिखा है आंदोलन के कारण।
आंदोलन का कारण क्या था असहयोग आंदोलन का? तो लिखा है प्रथम विश्व युद्ध से निर्मित परिस्थितियां कौन कौन सी थी? तो युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार का स्वशासन के वादे से मुकरना। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि युद्ध के बाद हम आपको स्वशासन देंगे, तो स्वशासन जो है अंग्रेजों ने देने से क्या हो गया, मुकर गए। इसीलिए गांधी ने कहा कि हमें 1 वर्ष में क्या लेना है, स्वराज लेना है। ठीक है। दूसरा, सेवर्स की संधि द्वारा तुर्की से दुर्व्यवहार से उपजा खिलाफत आंदोलन था, ये भी एक कारण था। महंगाई और बेरोजगारी से असंतोष था, क्योंकि विश्व युद्ध में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये भी एक कारण था। इसके अलावा नागरिक अधिकारों का दमन करने वाले रोलट एक्ट को लागू करना, तो रोलट एक्ट भी एक कारण था जिस कारण असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इसका मतलब ये था कि इस कानून को वापस लिया जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसकी जांच हेतु गठित हंटर कमेटी द्वारा डायर को निर्दोष घोषित करना, यह भी एक कारण था असहयोग आंदोलन को शुरू करने का, कि जो हंटर कमेटी ने जनरल डायर को जो है निर्दोष घोषित कर दिया। इससे पूरे देश में दुख हुआ और गुस्सा लोगों के मन में आया कि जलियांवाला बाग में 1000 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन जो दोषी था उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया जाना। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था, जिससे निर्वाचित सरकार को न्यूनतम अधिकार दे दिए गए। तो अब सरकार के पास न्यूनतम अधिकार रहेंगे जो निर्वाचित होगी, तो ये भी एक कारण था असहयोग आंदोलन को शुरू करने का। तो ये कुछ कारण थे जिससे असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, इनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, रणनीति क्या थी। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम 2 तरह के थे। एक तरह का कार्यक्रम था रचनात्मक कार्यक्रम था, कि हमें कौन कौन सी नई चीज़ों को अपनाना है, और एक तरफ क्या था, नकारात्मक कार्यक्रम था कि हमें किन किन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रम कौन से हैं। अब यही मेंस में लिखने को आ जाए तो आप इसी पॉइंट को लिख देंगे, पीटी में आ जाए तो आप ऐसे इसको देख करके समझ लेंगे। तो लिखा है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आंदोलन हेतु निम्नलिखित रचनात्मक और असहयोग संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। असहयोग मतलब ये हो गया कार्यक्रम कि हम आपका सहयोग किन क्षेत्रों में नहीं करेंगे, उसे हम नकारात्मक कार्यक्रम कहते हैं। तो पहले रचनात्मक कार्यक्रम देख लेते हैं कि कौन कौन से रचनात्मक कार्यक्रम किए गए। पहला है स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, स्वदेशी वस्तुओं विद्यालयों संस्थाओं को बढ़ावा देना, ये निर्णय लिया गया। और विदेशी स्कूल, विदेशी विद्यालय, विदेशी जो है वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दूसरा, चरखा खादी और कताई बुनाई जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना, यह भी असहयोग आंदोलन का क्या था, एक कार्यक्रम था। स्थानीय विवादों का निपटारा करने के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना, तो जब हम सरकारी अदालत में नहीं जाएंगे तो जो भी छोटे मोटे झगड़े होंगे उनका निपटारा विवाद कहाँ करेंगे, हम पंचायती अदालतों में। तो उस समय पंचायती अदालतें गाँव-गाँव में स्थापित की गईं। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, कि हिंदू मुस्लिम जो है एक बने रहें, जिससे असहयोग आंदोलन करने में मदद मिल सके। छुआछूत जो है मदपान और बुराइयों को समाप्त करना, तो अगर हम असहयोग आंदोलन मिलकर करेंगे तो हमें ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना को दूर रखना पड़ेगा। अहिंसा के पालन को बढ़ावा देना, हमें हिंसा के द्वारा नहीं अहिंसा के द्वारा आंदोलन करना था। सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना, यह भी उद्देश्य था। 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की गठन किया गया था, कि जगह जगह समिति गठन किया जाए और लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाए। जिला तालुका मतलब होता है तहसील और ग्राम स्तरों पर कांग्रेस समितियों का जो है अलग अलग स्तर बनाया जाए। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया जाए। भाषा के आधार पर आंदोलन के कार्यक्रमों की गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाए, जिसका नाम तिलक स्वराज फंड होगा, क्योंकि तिलक की 1 अगस्त 1920 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं की याद में तिलक फंड बनाया गया था, उसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया था, और वो सारा पैसा कहाँ खर्च होगा, असहयोग आंदोलन में। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन में असहयोग संबंधी कार्यक्रम कौन कौन थे। जहाँ जहाँ हमें नकारात्मक कार्यक्रम थे, अर्थात जहाँ हमें सहयोग नहीं करना है ब्रिटिश सरकार का। पहला है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी उपाधियों का त्याग करना। इसी समय गांधी ने सबसे पहले उपाधि त्याग किया, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधि वापस कर दिया, कि कहा गया कि अब हम आपकी उपाधि नहीं लेंगे और आपके जो है के साथ क्या करेंगे, हम असहयोग करेंगे। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना था, कि सरकारी नौकरी से हम त्यागपत्र देंगे और आपके साथ हम काम नहीं करेंगे, यहाँ भी असहयोग करना था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था, कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, ये भी एक तरह का असहयोग था। सरकारी उत्सव और का बहिष्कार करना, जितने भी सरकारी उत्सव होंगे, महारानी का बर्थडे इंग्लैंड में होता था लेकिन केक इंडिया में कटता था, तो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जाते थे केक खाने के लिए, तो उत्सव में हम अब नहीं जाएंगे।
सरकारी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया कि अब सरकारी ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में नहीं जाएंगे। वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का बहिष्कार किया गया और जो भारतीय वकीलों ने और भारतीय जो जज थे उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम जो है सरकारी अदालतों में काम करने नहीं जाएंगे और पंचायती अदालतों में काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर कर ना अदा करना हम कर नहीं देंगे, ये भी निर्णय लिया गया। आंदोलन का जो है प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, तो लिखा है असहयोग आंदोलन को पश्चिम उत्तर भारत और बंगाल में अभूतपूर्व सफलता मिली, जिसका कारण निम्नलिखित में से कई गतिविधियां थी। कौन कौन सा? 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। गांधी जी द्वारा केसरे हिंद की उपाधि वापस त्याग कर दिया गया। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आंदोलन को स्वीकृति तथा कांग्रेस की कार्यपद्धति में परिवर्तन जैसे सदस्यता शुल्क कम करना था। गांधी जी द्वारा जेल भरने का जो है आह्वान किया गया कि आप जेल में जाइए और जेल में जाके असहयोग करिए। ताड़ी और शराब की दुकानों पर महिलाओं का धरना दिया गया। यह मूल कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था, लेकिन महिलाओं को कहा गया कि आप ताड़ी, जो गांव में जो है ताड़ी होता है, एक जो है पेड़ होता है, उससे निकलता, लोग पीते, उससे नशा होता है, और शराब की दुकानों पर धरना देने को कहा गया महिलाओं से। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे काशी विद्यापीठ की स्थापना इस समय की गई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में की गई, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई, महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना की गई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस समय बनाया गया, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज को स्थापित किया गया, जिसके जो है प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। तो ये तमाम विश्वविद्यालय भी कब बनाए गए? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। इसके अलावा प्रतिष्ठित वकीलों जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, जो है MR जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद आदि ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। अब आपको याद रखना है, जितने नेता का नाम मैंने लिया है, यहाँ लिखा है, ये सब वकील थे और सब राजनीति में हिस्सेदारी किए थे। तो वकीलों का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है उस समय। तो याद रखना, ये सब लोग वकील थे। तो पूछा जा सकता है कभी कि इनमें कौन वकील था कौन नहीं था, तो ये सब लोग वकील थे और सब लोगों ने न्यायालयों का क्या किया? बहिष्कार किया कि अब हम जो है सरकारी न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। विदेशी कपड़ों की होली जला करके बहिष्कार किया गया। तो 1920 से 21 में जहां 102 करोड़ रुपए की मूल्य की विदेशी कपड़ों का आयात हुआ, वहीं 21 और 22 में यह घट करके 57 करोड़ रुपए ही हो गया। तो विदेशी कपड़े जलाने की वजह से विदेशी कपड़ों के आयात में क्या आ गई? कमी आ गई। तो ये डाटा याद रखना, ये डाटा भी अब एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में अब तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे डाटों को हमें याद रखना है। इसके अलावा क्या हुआ? पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन शुरू कर दिया। असम में चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल की। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। मालाबार कहाँ पर है? तो याद रखना केरल में है। जो केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। तो मालाबार में जमींदारों के विरुद्ध जो है मुस्लिम कृषकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? मोपला विद्रोह कहते हैं। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसको अच्छे से याद रखना। मोपला विद्रोह हुआ था, 3 लोगों ने विद्रोह कर दिया उसी समय। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर काले झंडे दिखाए गए। तो प्रिंस ऑफ वेल्स, तो वेल्स वहाँ का एक राज्य है, वहाँ के राजा आए थे 1921 में, तो उनको काले झंडे दिखाए गए। कब? 1900 जो असहयोग आंदोलन के समय में। 1920 के अंत तक ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस और खिलाफत कमेटी को प्रतिबंधित करके अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे मोहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, चिदम्बरम आदि को। फरवरी 1921 में गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिख करके चेतावनी दी कि यदि 1 हफ्ते के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई तो अब व्यापक रूप से सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो गांधी ने किसको पत्र लिखा था? उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे, क्योंकि जो राजनीतिक कैदी थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था जेलों में। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में घटित चोरी चोरा हिंसक घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कहाँ पर? तो आंदोलन वापस लिया था कहाँ पर? याद रखना, चोरी चोरा में। और कब लिया था? तो लिया था जो है 12 फरवरी को लिया था। घटना कब हुई थी? 4 फरवरी को हुई थी। जो है चोरी चोरा कहाँ है? गोरखपुर में। तो वहाँ पे कुछ जो है पुलिस कर्मियों को जो है प्रदर्शनकारियों ने जेल में जिंदा जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और यह आंदोलन कैसा था? हिंसक नहीं था, अहिंसक था। तो वहाँ हिंसा हो गई, इसीलिए गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में जो है बैठक में आंदोलन को वापस ले लिया।
जब आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, तब जो है मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, गांधी जी का विरोध करते हुए कहा था, यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो क्या उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। इनका कहना मतलब यह था कि चोरी चोरा नामक एक छोटे से गांव में अगर जो है 22 लोगों को मार दिया गया और आंदोलन पूरे भारत में हो रहा है, तो पूरे भारत के लोगों को सजा क्यों दी गई आंदोलन वापस लेकर के। तो याद रखना, ये वाक्य याद रखना, ये किसने कहा था, ये वाक्य कहा था मोतीलाल नेहरू ने। गांधी का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, आगे लिखा है गांधी जी ने, आंदोलन को हिंसा होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। ये वाक्य गांधी ने कहा था कि अगर हिंसा होगी तो मैं आंदोलन वापस ले लूँगा, चाहे मेरी कितनी भी बुराई हो, कितना भी अपमान हो, या मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर हिंसा को नहीं अपनाऊंगा। ये गांधी का कहना था। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड द्वारा गांधी जी को असंतोष फैलाने का 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी को गिरफ्तार किया गया था, कितने वर्ष की सजा हुई थी, तो 6 वर्ष की सजा हुई थी। और किसने सजा दी थी, तो ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश ने दी थी। ये भी याद रखना, क्योंकि चोरी चोरा का आरोप किसके ऊपर लगाया गया, गांधी के ऊपर लगाया गया कि तुम्हारे ही कारण ये हिंसा हुई है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। और गांधी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की क्या दे दी गई, सजा दे दी गई। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ, तो 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य जो है कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। तो 5 फरवरी 1924 को ही जो है गांधी को जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। लेकिन 6 वर्ष की सजा इनको हुई थी। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी को कितने वर्ष की सजा हुई थी, तो 6 वर्ष की। और किसने दिया था, तो ब्रूमफील्ड ने दिया था। इस बात को याद रखना। चोरी चोरा जो है कांड हुआ था कब, तो 4 फरवरी 1922 को। आप किताबों में देखेंगे तो 5 फरवरी लिखा है, लेकिन अब भारत सरकार ने इस डेट को चेंज कर दिया, नया रिसर्च के माध्यम से 4 फरवरी हो गया। तो 4 फरवरी क्यों हुआ, क्योंकि रात को 11 बजे घटना हुई थी, इसीलिए जो है उस समय दिन नहीं बदल गया था, मतलब 5 फरवरी नहीं हुआ था, तो 4 फरवरी ही माना जाता है। जो अब नया लेटेस्ट ये है, क्योंकि भारत सरकार ने इसको 4 फरवरी ही मानती है। यह घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा कस्बे में यह घटना घटी थी। तो वहां पर जो है क्या घटना घटी थी, लिखा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। पुलिस वालों ने भगवान अहिर, याद रखना, चोरी चोरा की घटना में जो गांव का जो लीडर था, जिसको पुलिस वालों ने मारा था, उसका नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, भगवान अहिर नाम था, द्वारा कुछ अन्य लोगों की पिटाई कर दी गई। प्रतिक्रिया स्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो किसको पहले मारा था, भगवान अहिर को मारा था किसने, पुलिस ने। तो ये व्यक्ति भी पूछा जा सकता है आपसे। 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया था, किंतु पंडित मदन मोहन मालवीय ने पैरवी करते हुए 151 लोगों को फांसी से बचा लिया था। ठीक है, तो इसमें इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस घटना में। गांधी जी ने शुद्ध होकर के, मतलब नाराज होकर के, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। कहां पर, तो बारदौली में। ठीक है, आगे लिखा है, यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी की बारदौली बैठक में रखा गया था। तो बारदौली में ही 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, CR दास, मोहम्मद और शौकत अली ने गांधी जी के निर्णय की आलोचना की। तो ये सब जो है गांधी के खिलाफ हो गए कि जिस समय आंदोलन पूरे चरम पे है, आपको आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था, हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। ये पूछा जाएगा ये वाक्य किसने कहा है, तो ये नेहरू जी ने कहा था और असहयोग आंदोलन के समय कहा था। CR दास ने क्या कहा, गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस खोकर बहक जाते हैं। ये शब्द गांधी के लिए किसने इस्तेमाल किया था, CR दास ने किया था। अब ऐसे ही डिटेल में क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। तो इन्होंने भी विरोध किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी। अब आगे बढ़ते हैं, आंदोलन के परिणाम क्या हुआ, उसकी उपलब्धि क्या हुई। तो असहयोग आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी आंदोलन की निम्न दूरगामी उपलब्धियां थी। तो इसको मेंस में भी और प्री में अगर पूछा जाए तो आप अच्छे से लिख भी सकते हैं, और ये जो है मेंस में पॉइंट डाल के बता भी सकते हैं। तो कांग्रेस ने प्रार्थना पत्रों के स्थान पर अहिंसक और उचित कार्यवाही की नीति अपना ली कि हम किसी भी कीमत पर अहिंसा को त्याग नहीं सकते हैं। कांग्रेस वर्ग के स्थान पर जन समूह का नेतृत्व करने वाली संस्था बन गई, कौन,
कांग्रेस। तो पहले कांग्रेस पर आरोप लगता था कि कुछ वर्गों की संस्था है, लेकिन अब हो गया कि जन समूह की संस्था है, तो कांग्रेस का दायरा बढ़ गया। ये सबसे बड़ा परिणाम हुआ। आंदोलन में शिक्षित वर्ग के साथ साथ कृषक, मजदूर, स्त्री आदि सभी की भागीदारी थी। तो पहला ऐसा आंदोलन था जहां पे हर वर्ग ने, शिक्षित वर्ग के साथ साथ हर वर्ग ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मालाबार की घटनाओं के बाद भी हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, क्योंकि वहां पे जो मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था तो वो हिंदू मुसलमान हो गया था वहां। तो गांधी जी वहां जा करके मोपलाओं का समर्थन किया था और हिंदू जमींदारों को समझाया था, तो उससे हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, कमी नहीं हुई। विदेशी शासन के भय में कमी तथा भारतीयों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई। तो असहयोग आंदोलन से आत्मविश्वास में वृद्धि किसके हुई? तो भारतीयों के आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हो गई। और ये जो है, जो ब्रिटिश शासन का भय था वो थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ गई। अब एक गांव गांव तक आंदोलन पहुंच गया। पहले शहरों तक था, अब गांव गांव तक पहुंच गया और किसान, मजदूर, स्त्री सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। ठीक है। वस्तुतः असहयोग आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, अपितु गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की नीति के तहत स्थगित किया गया, जिससे आगामी आंदोलन के लिए व्यापक जनाधार तैयार हुआ। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो वापस तो ले लिया था, लेकिन कहा जा सकता है कि उनकी जो नीति थी संघर्ष विराम संघर्ष की, उसी नीति का गांधी ने पालन किया था। तो किसी भी कीमत पर अहिंसा को अगर अपनाते तो ये पूरे देश में एक उदाहरण बन जाता कि अगर आज जो है 22 पुलिसकर्मी अगर चोरी चोरा में मारे गए हैं तो हो सकता है कि उसका उदाहरण बन जाता। और अगर आंदोलन वापस ना होता तो पूरे देश में और भी बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते, जिसमें कुछ भारतीय पुलिसकर्मी भी मारे जाते, क्योंकि उसमें सारे पुलिसकर्मी कौन थे? भारतीय थे। और हिंसा और ज़्यादा बढ़ जाती, तो चोरी चोरी जैसी घटना पूरे देश में होती। इसीलिए गांधी डर गए थे। और अभी पहला आंदोलन था जो जन आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ था, तो डर गए थे गांधी कि कहीं आंदोलन जो है समाप्त हो जाएगा, लोगों का मनोबल गिर जाएगा। तो हिंसा किसी भी कीमत पर कहीं पे भी स्वीकार नहीं है। इसीलिए गांधी ने आंदोलन क्या कर लिया? वापस कर लिया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के टॉपिक वाइज मैं आपको सारा मॉडर्न इंडिया करा दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ हो और आपको भी इसका लाभ हो। ओके, थैंक यू।